जोहार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं नवनीत रंजन आप सभी को मांडवी जीएस एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो झारखंड माध्यमिक आचार से संबंधित होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे वर्ष 2016 ईस्वी से झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी की ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री की क्लास में मुझसे जुड़ते रहे हैं। आप सबका स्नेह और पूर्ण समर्थन भी मुझे मिलता रहा है। आने वाले समय में कई नए विद्यार्थी मांडवी जीएस एकेडमी से जुड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का स्नेह और समर्थन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो आप आज का जो मुख्य सेशन है वो मूल रूप से माध्यमिक आचार ज्योग्राफी को लेकर है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माध्यमिक आचार ज्योग्राफी का जो बिल्कुल फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी इससे जुड़े और मैं इससे जुड़े और बिल्कुल भी आप इससे निराश नहीं होंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माध्यमिक आचार से कि हम लोग एक नॉर्मल कि इसमें हम लोगों का नोटिफिकेशन क्या होगा, इसमें कब तक आने की संभावना हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होंगे। मगर उससे पहले आप सबसे अनुरोध होगा कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां पर तमाम सारी जानकारी या फिर इस चैनल के माध्यम से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये आप इस नंबर जो इसका यूज करके 8092420894 इस चैनल से आप इस नंबर से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इन सभी बिंदुओं पर एक के बाद एक क्रमवार तरीके से बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है बट जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो होगा आपका वो सिलेबस डिस्कशन से होगा कि आखिर इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि लगभग अगर हम देखेंगे तो 7 से 8 महीने का न्यूनतम ये क्लास का टेन्योर होगा आपका और इस पूरे क्लास के साथ प्रत्येक चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व ही नहीं करवाए जाएंगे बल्कि उस पर डिस्कशन होगा और मोर देन 10,000 से अधिक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और कोई भी ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि जो आपकी एग्जाम में आने वाले संभावित जो प्रश्न है उससे जुड़े हुए या मिलते जुलते ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका। और सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि ये जो माध्यमिक आचार की जो नई जो आप देख रहे हैं कि एक नया वैकेंसी ग्रुप में आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो जुलाई मंथ में 2020 में आया है और इस पॉलिसी का मूल रूप से मकसद क्या है। इसका पॉलिसी का मकसद ये है कि चाहे स्कूली लेवल से लेकर हमको हायर एजुकेशन तक के जो पूरे शिक्षा की व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा समावेशी बनाना, इंक्लूसिव बनाना है, क्वालिटी बेस्ड बनाना है, उनको समता मूलक बनाना है, रचनात्मक बनाना है कि ताकि 21वीं शताब्दी का जो एक दौर आने वाला है जिसमें एक नई तकनीक के आधारित शिक्षा की बात की गई है तो उसमें भारत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर हो सके। तो स्वाभाविक है कि ऐसे अगर टारगेट्स हैं, ऐसे अचीवमेंट्स को पाने के लिए शिक्षकों पर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो स्वाभाविक है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव होगा और इसी प्रक्रिया जो बदलाव हो रहा है उसका चीजें हमें झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो शिक्षा प्रणाली है इसमें 5+3+3+4 का ये चलन पर किया जा रहा है, जिसमें 5 जो है यानी कि जिसमें प्री स्कूल से लेकर जो 1 से और 2 क्लास तक के बच्चे हैं, फिर 3 मतलब ये कि आपको देखेंगे उसके बाद के जो प्रिपरेटरी जो स्कूल के बच्चे हैं 3 से 5वें क्लास के, फिर आगे देखेंगे तो आपको 6 से 8 तक के बच्चे और जो 4 आपको यहां दिख रहा है ये हो गया आपका 9th से 12th जिसको आप सेकेंडरी स्टेज कहेंगे और इसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके शिक्षक बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें यही जो कॉलम आप देख रहे हैं इसी चीज को मैंने आपको एलोबरेट किया है। अब आते हैं इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर झारखंड में भी देश के अन्य राज्यों के समान झारखंड में भी नियुक्ति प्रक्रिया और तमाम चीजें बदली हैं। तो आप देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी जो चयन आयोग है इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के इसने भी संकेत दिए। और क्या बदलाव हुए हैं? ये बदलाव हुए कि पहले हम देखते थे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी की बहाली होती थी ये पहले होती थी और ये 9th-10th के लिए होता था, इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी और ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड के आधार पर हुआ करता था। ठीक है ना, जो आपका ग्रेजुएशन है और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आप टीजीटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। बट अगर हम आज की बात करेंगे तो इसके लिए जो पीजीटी का जो सेशन है या माध्यमिक आचार का जो आपका
एग्जाम अब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस माध्यमिक आचार हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो 9th से 12th तक के क्लास के को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसमें पीजी प्लस बीएड ये दोनों का होना जरूरी है और साथ ही साथ टेट पास होने चाहिए और या तो आप सीटेट क्वालिफाई हो, ये तभी जाकर आप शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे, उसको आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए इसमें झारखंड ने इनिशिएट कर दिया है कि लगभग 510 हाई स्कूलों में कुल 23 विषयों में जो है वो 1373 पदों पर बहाली आ भी चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसके एग्जामिनेशन होने की संभावना भी बहुत जल्दी है। तो ये पहली शुरुआत होगी। मगर यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो 23 सब्जेक्ट जिसका माध्यमिक आचार का एग्जाम होने जा रहा है उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको 11th और 12th में ही पढ़े जाते हैं आपका। मगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो अगली माध्यमिक आचार की बहाली आएगी उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह भी आएंगे। मगर ये जो बहाली आई है ये उन विषयों का आया है जो पिछली बार पीजीटी में जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। तो ठीक है, तो ये एक बदलाव के संकेत हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है आपको। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो माध्यमिक आचार का जो फॉर्म फिलअप किया गया है 23 विषयों के एग्जाम के लिए, तो उसमें कालेश्वर महतो जी का जो याचिका था उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है या फिर हाईकोर्ट ने जो जेएसएससी को बुलाया और उनसे जानकारी ली कि आगे कैसे आप एग्जाम लेने वाले हैं, कब तक लेने वाले हैं, तो जेएसएससी ने कोर्ट में आज से 10 दिन पहले ये अनाउंस किया है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। अब स्वाभाविक है कि 31 जनवरी तक ये फाइनल रिजल्ट की अगर बात कर रहे हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं नवंबर एंड से लेकर दिसंबर मिड तक एग्जाम लेने की संभावना है। तो जो 23 विषयों की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब अगर समय की बात करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना अगर प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 3 महीने का समय है और इनकी तैयारी करने के लिए। अब आता है कि अब अगले जो माध्यमिक आचार की बहाली आएगी वो कब तक आएगी और क्या इसकी संभावना है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां देखना है कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं श्री राजेश प्रसाद जी, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों के कितने पद खाली हैं या खाली होने वाले हैं या कितने शिक्षक पदस्थापित हैं, इसके पूरी डिटेल हमको चाहिए। इसकी रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ साथ बच्चों के नामांकन के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कितनी है, मतलब प्रत्येक स्कूल में बच्चे कितने हैं और सब्जेक्ट वाइज और उसमें स्कूलों में टीचर्स का उस रेशियो में कितना उनका संख्या है, तो ये सारे रिपोर्ट मांगी गई है। स्वाभाविक है ये एक विभागीय प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब भी होगा क्योंकि रिपोर्ट आना, उसको इवेलुएट करना, अलग अलग जिलों की कोटिवार इसकी समीक्षा करना, इसमें समय लगेगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात यह भी कही गई है कि जो पहले 12th क्लास के जो 11th 12th जो पढ़ते हैं बच्चे वो कॉलेज में भी उसकी शिक्षा होती थी इंटरमीडिएट का, मगर अब कहा गया है कि या तो प्रॉपरली आप इंटरमीडिएट स्कूलों की स्थापना करें या तो फिर आप 10th के स्कूल जो है उसी को अपग्रेड करके आप 12th स्टैंडर्ड तक लाएं कि ताकि जो 11th और 12th हो, चाहे 9th हो, 8th हो, उन बच्चों को जो पूरी सुविधा हो, चाहे लेबोरेटरी से लेकर तमाम जो है वो पूरी व्यवस्थित रूप से मिल सके। क्योंकि कॉलेज में होने के कारण वो कॉलेज में हायर एजुकेशन और इंटरमीडिएट उसमें थोड़ी सी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है, तो ये शर्त है कि करना होगा। तो स्वाभाविक है कि झारखंड सरकार को भी 10th क्लास को अपग्रेड करना या नए इंटरमीडिएट स्कूल को स्थापित करने, इन सब में एक समय तो जरूर लगेगा। हालांकि ये बता पाना कि ये कब तक होगा नहीं होगा जो भी हो, मगर मुझे पूरी संभावना ये लगती है कि जो लोग 2025 में एमए स्टार्ट कर चुके हैं उनको जरूर मौका मिलेगा। और हम ये सोचकर कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोचकर निराश होकर बैठ जाने से बेहतर है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और उम्मीद बनाए रखिए कि जरूर मुझे मौका मिलेगा। क्योंकि झारखंड सरकार के दिमाग में भी होगा कि बहुत बच्चे जो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे वो तो ग्रेजुएशन बेस्ड पर कर रहे थे, अचानक अगर कोई एग्जाम अगर हम कंडक्ट करवा दे तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा ही नहीं, तो उनके साथ समस्या आएंगी। तो आपको संभवतः समय मिलेगा या फिर हो सकता है कि जो फॉर्म आए उसमें कहा जाए कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं या जब फाइनल रिजल्ट आए उस समय तक आपकी एमए की डिग्री पूरी हो जाए। तो ये कयास है, ज्यादा कयास लगाने उचित भी नहीं है, बट हम ये कहेंगे कि आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं या भूगोल से ही कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आपको पूरा का पूरा सेगमेंट को तैयार करने में
मिनिमम 8 से 9 महीना लगेगा अगर बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में आपको इस लेवल तक आपको लेके जाना है कि पढ़ाई का स्तर को बढ़ाना है कि ताकि आप इतने नंबर ला सके जहां आप निश्चिंत हो सके कि नहीं भाई मेरा सिलेक्शन बिल्कुल यहां तक होना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम जो नोटिफिकेशन और संभावनाओं की बात रही। अब रही बात एज लिमिट, तो न्यूनतम एज जो है वो 21 ईयर्स होता है आपका, और अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे तो जो जनरल कैटेगरी है या फिर ईबीसी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको 40 वर्ष का दिया गया। जो ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी सेकंड है आपका द्वितीय अनुसूची में है, उनको 42 वर्ष है। महिलाएं चाहे जनरल में हो चाहे बीसी 1 या बीसी 2 में हो 43 वर्ष। अनुसूचित जाति जो है वो जो एससी है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो 45 ईयर्स तक उनको है। और सेम एज इट इज बात करें तो एसटी अनुसूचित जनजाति चाहे पुरुष हो महिला हो 45 ईयर्स तक। और जो लोग निःशक्त हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाएगी। तो अब ये कट ऑफ डेट क्या रहेगा, जैसे कि इस बार का माध्यमिक आचार्य का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 किया गया था, जिसको थोड़ी छूट भी दी गई थी। तो ये कट ऑफ थोड़ा बहुत बदलाव होगा क्योंकि फॉर्म का पिछला बहाली से इस बहाली में काफी गैप हुआ है, तो उम्मीद किया जाएगा कि जरूर इसमें भी आपको छूट मिलेगी आपका। खैर, अब आते हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है, 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होंगे इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है ना, करंट अफेयर्स और झारखंड वगैरह से जुड़ा हुआ एक कुछ साइंस के भी सेगमेंट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे आपका। और ये जो होंगे आपके ये टोटल होंगे, आप देखिएगा तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंक का होगा, यानी कि 1 मार्क्स का होगा। तो मतलब कि इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स के होंगे आपके ये सामान्य अध्ययन। उसी ढंग से हिंदी इंग्लिश से भी जुड़ा हुआ आपका 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी 1 अंक के होंगे। और इसमें भी टोटल आपको 100 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 200 होगा। और आपको टाइम जो है वो 3 आवर्स दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और ये जो पेपर है, ये दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। और इसमें आपको केवल 33% मार्क्स लाना है, तभी जाकर आपका पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी, इवेलुएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा इसके परसेंटेज के ऊपर आने पर ही। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 जो है वो मूल रूप से आपके जो भी विषय हैं, चाहे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो जो लोग ज्योग्राफी के जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एमए किए हुए हैं, उस विषय से संबंधित कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 300 होंगे। और चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। तो मतलब कि नेगेटिव मार्किंग की इसमें कोई बात नहीं है। एक और भी चीजें मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि ग्रेजुएशन में क्या केवल ज्योग्राफी, अगर मान लीजिए कि ज्योग्राफी विषय से आप माध्यमिक आचार्य का फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या ज्योग्राफी पीजी होना चाहिए या फिर क्या चीजें हैं इसको लेकर। तो आप देखिए, मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज्योग्राफी के किसी अलग अलग पार्ट से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। लाइक मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज से कर लिया है, एमए पर्यावरण अध्ययन से, या मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान से ही केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर कोई बच्चे जो है वो अप्लाइड ज्योग्राफी से आप किए हैं या जियोमॉर्फोलॉजी से आपने इसको कर लिया है। कोई बच्चा जो है वो सॉइल साइंस मृदा विज्ञान से केवल आपने एमए कर लिया है। तो ऐसे बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते कि शर्त यही है कि अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से, ओशनोग्राफी से, सॉइल साइंस से, इन सब से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। मगर अगर केवल आपने ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका केवल ज्योग्राफी से है और आपका बीए में ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 क्राइटेरिया को आपको समझना होगा। तो इसमें उन बच्चों के लिए संभावना है जो ज्योग्राफी के अंदर आने वाले जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उससे स्पेसिफाई अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के बाद ज्योग्राफी का आपका जो मूल रूप से सिलेबस की बात करते हैं। तो हूबहू जो ये सिलेबस है ये कहीं ना कहीं पीजीटी का जो सिलेबस है, क्योंकि उसी ट्रेंड पर आपका एग्जाम होगा, तो ये पीजीटी का ही सिलेबस को आपको इसमें रखा गया है। और पीजीटी की सिलेबस की बात करेंगे तो ये सिलेबस लगभग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका अप्रॉक्स 75% है, यानी कि 25% और जोड़ ले तो आप यूजीसी नेट की लगभग चीजों को आप कवर अप करेंगे। मगर यहां पर अतिरिक्त क्या है, तो अतिरिक्त है झारखंड की
भूगोल, अलग से आपको झारखंड ज्योग्राफी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सेक्शन जुड़ गया आपका। तो इसलिए मैं ये बताने का मेरा मकसद है कि ये जो माध्यमिक आचार्य का जो बैच स्टार्ट होगा, इसमें आप जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, और ये प्रॉपर यूजीसी नेट का भी बैच होगा, और जो लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या झारखंड जेट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये कंपाइल्ड रूप से आप देखें तो पीजीटी, जेट और यूजीसी नेट का बैच होगा। नो डाउट जो सेक्शन जो थोड़े अतिरिक्त होंगे उसको हम लोग अलग से उसमें यूजीसी नेट वालों को पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये 8 से 9 महीने का टोटल अपना एक पूरा एक सेगमेंट है, जिसमें आप तीनों एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे एक न्यूनतम फीस पर। इसके लिए कोई अलग से तीनों के लिए फीस नहीं होगा, एक ही फीस होगा, और उसी फीस पर जो है वह आप तीनों क्लासेस को, तीनों एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है प्राकृतिक भूगोल, यानी कि आप बात करें तो नेचुरल ज्योग्राफी, जिसको आप सिंपल फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में आपका भू आकृतिक भूगोल है। भू आकृतिक भूगोल मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि लैंड मास, यानी कि आप कह सकते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल की बात करेंगे इसमें। तो स्थल मंडल पर बहुत सारे आपके रिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे बने, या इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या स्थिति है, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है, आपका वेगनर का कॉन्सेप्ट है इसमें, प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है आपके। तो ये तमाम पक्ष जो है आपको भू आकृतिक भूगोल में पढ़ना एक बड़ा सेगमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। दूसरा हम बात करेंगे तो जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन। क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में आपको पढ़ना है कि वायुमंडल का संगठन क्या है, संरचना क्या है, पृथ्वी पर अगर हॉरिजेंटली बात करें क्षैतिज रूप से या वर्टिकली रूप से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपका, इंसोलेशन को आपको पढ़ना है, सूर्यताप को पढ़ना है, हीट बजट या उष्मा बजट को पढ़ना है इसमें, साथ साथ एवोपरेशन कैसे होता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या होती है आपकी, या बादल कैसे बनते हैं, और साथ साथ इसमें देखेंगे कि बारिश कैसे होती है, क्योंकि इसी प्रोसेस के माध्यम से वर्षा को भी आपको देखना है, वर्षा के प्रकार क्या होते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे इसमें फ्रंट यानी कि वाताग्र क्या होते हैं, चक्रवात क्या होता है, और लास्ट में हम लोग कोपेन, थानथवेट, ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं या क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जलवायुविद हैं, उनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया उस पूरे सेगमेंट को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो बड़ा सेक्शन, महत्वपूर्ण सेक्शन आपका। तीसरा हम बात करें तो समुद्र विज्ञान की, तो समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। इसमें देखेंगे जैसे स्थल भाग पर पर्वत हैं, पठार हैं, भ्रंश है, गर्त हैं, मैदान है, वैसे समुद्री भाग में भी जैसे आप पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग रिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, कोई मग्न तट है, कोई मग्न ढाल है, तो कोई मैदान है, तो कोई ट्रेंच है, गर्त है। तो इन सभी में अपनी अलग इनकी विशेषता होती है, इसको हम लोग अलग अलग महाद्वीपों के आधार पर इसको पढ़ेंगे। साथ साथ इसके बाद हम लोग दूसरा सेगमेंट में देखेंगे कि जैसे स्थल भाग पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, वैसे समुद्रों में तापमान की स्थिति क्या है, डेंसिटी की क्या स्थिति है आपकी इसमें। इसके साथ साथ सैलिनिटी को पढ़ेंगे, लवणता को पढ़ेंगे कि कैसे लवणता जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में कई कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं, तो उन कारकों को पढ़ेंगे। और पूरे विश्व में लवणता का, समुद्रों में लवणता का क्या वितरण का जो रेशियो है उसको इसे पढ़ेंगे। बड़े महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके लवणता के साथ साथ। इसके बाद हम लोग का अगला सेगमेंट जो होगा वो होगा करेंट्स। समुद्र में बहुत सारी ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, लाइक वेव्स चलते हैं, तरंग चलती हैं, है ना, वो भी एक मूवमेंट है। आप देखेंगे तो टाइड्स हैं, वो भी हैं जो कि आपको पढ़ना है, ज्वार भाटा इसको कहते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तो आपको बिल्कुल समुद्र में नदी की तरह एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जो जल की राशि है उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये इतनी बड़ी चीज है कि ये पूरे के पूरे लैटिट्यूडनल जोन में, यानी कि पूरे पृथ्वी पर उष्मा को संतुलित करने में इन करंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अलग अलग महाद्वीपों में कौन से करंट है, करंट के चलने के कारण क्या है आपके, कौन गर्म करंट है, कौन ठंडी करंट है, इन करंट से आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आसपास के जो देश हैं, उनको क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इन सभी पक्ष को हम लोग करंट्स में देखेंगे। साथ साथ प्रवाल को देखेंगे, मतलब कि जो कोरल्स होते हैं उनकी क्या विशेषता है, क्योंकि प्रवाल को जैसे स्थल भाग में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं द किडनी, द लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होते हैं सदाबहार वन। वैसे सेम एज इट इज अगर हम लोग बात करें तो समुद्र में भी जो ये प्रवाल होते हैं इनमें भी बहुत विविधताएं पाई जाती है ना। रेन फॉरेस्ट इन द ओशन इनको कहा जाता है। तो प्रवाल को देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आज का वक्त क्या है, स्थल भाग 29% पर है और ओशनिक पार्ट जो है वो 71% पर है, मगर धीरे धीरे स्थल भाग पर रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं आपके। तो अब
तमाम वो देश जो थोड़े सक्षम है वो क्या कर रहे हैं, समुद्र की तरफ जा रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को हम प्राप्त करें। कहा जा रहा है कि जो जो देश आने वाले समय में समुद्रों से रिसोर्सेज निकालने में सफल रहेगा वही 21वीं सदी को लीड करेगा। भारत भी इंडियन ओशन मिशन के माध्यम से क्या कर रहा है, चीजों को स्टार्ट कर रहा है। आप लोगों को पढ़ाएंगे कि समुद्रयान योजना क्या है, मत्स्य 6000 क्या है आपका, और ये तमाम जो भारत की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि उन संसाधनों को खोजना। अब संसाधन अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, आपको ऊर्जा के रूप में संसाधन है, खाद्यान्न के रूप में संसाधन है, खाद्य चीजों को लेकर मिनरल्स आपको यहाँ पर नीचे मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। इसके साथ साथ आप बिजली पैदा करने के लिए भी ओटेक एनर्जी से लेकर वेव एनर्जी, बहुत टर्म्स हैं इसमें। तो उन सभी पक्ष को बहुत आसानी से आसान शब्दों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर है मृदा एवं वनस्पति। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके कंपोजिशन क्या होते हैं, संरचना संगठन क्या होते हैं। वनस्पति की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड बात करें चाहे इंडिया वाइज बात करें, किस किस प्रकार का वनस्पति होता है, अलग अलग जलवायु दशा में क्या वनस्पतियों की विशेषता होती है, उन वनस्पतियों के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, उसमें एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसमें देखेंगे। और साथ साथ देखेंगे कि पूरे विश्व में या भारत में वनों की क्या स्थिति है, उसको लेकर कौन कौन से एक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं। उन सभी पक्षों को देखने के बाद हम लोग आएंगे इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम में देखेंगे कि कैसे एक जैविक चीज, यानी कि हम हो, यानी ह्यूमंस हो, चाहे दूसरे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे जैसे सजीव चीज हो, चाहे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सभी जीवित चीजें हैं। और ये जीवित चीजें कहीं ना कहीं जो अजैब चीजें हैं, अबायोटिक चीजें हैं, पहाड़ पर्वत नदी, इन निर्जीव चीजों से कैसे एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और इसके माध्यम से ये इनका रिसोर्स यूज करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं, और एक बॉन्डिंग के माध्यम से ये पृथ्वी जो है वो एक लिविंग प्लेनेट बन पाया है, एक जीवित ग्रह बन पाया है। तो इसी चीज को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और इस पारिस्थितिकी को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, उसको मैं पॉल्यूशन चैप्टर को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैव विविधता को पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के प्रकार क्या है, भारत की क्या स्थिति है, ग्लोबल लेवल पर क्या स्थिति है। तो ये पक्ष हमारा पारिस्थितिकी का रहेगा। मानव तथा आर्थिक भूगोल, जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, उसमें भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ये जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या आप जब टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए तो वो मिल जाएगा ना, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, एक मोटा मोटी हम लोग अंदाजा ले रहे हैं और आप लोग इस चीज से परिचित भी होंगे। तो भौगोलिक चिंतन का इतिहास मतलब कि जब से मानव सभ्यता आई तब से मानव जो है वो अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देख रहा है, पर्वत को देख रहा है, पठार को देख रहा है, ऊपर तारों को देख रहा है। तो उसको तो रहस्य है कि आखिर है क्या, कैसे बना, क्या बना। तो अपने अपने इन्होंने क्या किया, चिंतन दे दिया कि भाई कैसे पृथ्वी बनी, कैसे सूरज बना, कैसे पठार बने, कैसे है ना, वो तमाम चीजें। फिर हुआ कि भाई कहां तक लैंड है उसको खोजना है, तो हुआ कि मैपिंग कैसे करना है। तो ये तमाम धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए आज हम लोग इस स्तर पर पहुंचे। तो उन सबका योगदान है इस ज्योग्राफी को बनाए रखने में। तो इसलिए हम लोग ब्रिटिश भौगोलिक चिंतकों ने क्या कहा, रोमन भौगोलिक चिंतकों ने क्या कहा, भारतीयों का क्या पक्ष था, अरबिक क्या क्या पक्ष था, चाइना का क्या पक्ष था, अमेरिका का क्या पक्ष है। तो अलग अलग बड़े से बड़े जो ज्योग्राफर्स हैं उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मानव भूगोल में पढ़ेंगे कि कैसे एक मानव, यानी कि एक कैसे एक होमोनिड्स, एक ऐसा जो कपी, जो बंदर का रूप था, वो धीरे धीरे कैसे आज होमोसेपियंस के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो मानव जाति का जो होमोसेपियंस का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे इस प्रकार के जलवायु को झेलते हुए, तमाम बदलावों को अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने आप को जीवित बनाए रखना और अपने आप को अन्य जानवरों की तुलना में सफल बनाए रखना, विकसित बनाए रखना, ये पूरी कहानी, इस पूरी यात्रा को पढ़ना है आपको। और साथ साथ देखेंगे माइग्रेशन कैसे होता है, भाषाओं को इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो जब सभ्यता विकसित हुई तो उसको बनाने में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पक्ष जो है वो भाषा का रहा है। तो भाषाई वर्गीकरण को भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा पक्ष आपका मानव भूगोल। बस्ती भूगोल में भी वही चीज है कि ह्यूमंस जैसे जैसे अपने आप को विकसित करता गया वैसे वैसे उसने अपने अस्थायी आवास को अस्थायी बनाया और अस्थायी आवास को भी और बेहतर डेवलप किया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर मकान बने। अब तो खैर हर जगह कंक्रीट का एक ही रंग का मकान है, बट मकानों में भी जलवायु के आधार पर बहुत विशेषताएं अलग अलग देखने को मिली है। तो कोई भी गांव क्यों बसते हैं, कहाँ बसते हैं, अगर वहां बसते हैं तो वो उसके पीछे का रीजन क्या है, कोई नगर बसता है तो क्या रीजन है, तो इसको लेकर बहुत सारे थ्योरीज हैं। आपको उस थ्योरीज को हम लोग को पढ़ना है आपका। और साथ साथ इसमें नगरीकरण से लेकर मानव बस्तियां जो है वो, या मलिन बस्तियां जो स्लम्स जो होते हैं, उन सबको पक्ष को हम लोग बस्ती भूगोल में पढ़ेंगे, जिसको अधिवास भूगोल भी कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल की, राजनीतिक
भूगोल मतलब कि एक देश की सीमा, सीमांकन क्या है, सीमा सीमांत में क्या अंतर होता है, मेकांडर का थ्योरी इसमें आपको पढ़ना है कि एक देश जो है वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में उसकी भौगोलिक स्थिति कितनी मददगार होती है। इन सब को लेकर बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है और बहुत सारे बड़ा मजेदार सेक्शन होगा आपके लिए। और आर्थिक भूगोल में वही है कि भाई संसाधन, मानव, अब अकबर तो नहीं जानते थे कि आज लोग एक हमारे 500 साल बाद लोग मोबाइल यूज करेंगे, और हम भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा, मगर आज हम इतने कैपेबल हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन चीजें संसाधन के रूप में कब प्रकट हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए मानव लगातार प्रयास कर रहा है। तो आर्थिक भूगोल में उसी उद्योग की स्थिति, कृषि की स्थिति, और यानी कि संसाधनों को कैसे जो है वो मानव उपयोग करके आज इस लायक बना है, पूरे इसको पक्ष कर। भारत का भूगोल, प्राकृतिक पहलू यानी कि भारत में किस प्रकार के रॉक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम अलग अलग से देखेंगे, इसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा वगैरह को। फिर देखेंगे इसमें फिजियोग्राफी ऑफ भारत यानी कि भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के अलग अलग सेक्शन क्या, उत्तर भारत का हिमालय का क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, उन सब के पहलू को पूछेंगे। बहुत बड़ा सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नदियों को पढ़ेंगे इसमें हम लोग, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसको उसमें देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्लाइमेट को देखेंगे, सॉइल को देखेंगे, मिट्टी को देखेंगे, वेजिटेशन, वनस्पति को देखेंगे। इसी ढंग से आपका मानवीय पहलू है, तो मानवीय पहलू में भी वही है कि जो आप मानव का कैसे, भारत में कैसे हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ, इस पूरे पक्ष को यहां देखेंगे। संसाधन जैसे विश्व स्तर पर यहां देखेंगे वैसे यहां पर देखेंगे भारत में कृषि संसाधन, उद्योग का संसाधन, ऊर्जा संसाधन वगैरह की क्या स्थिति है ना। परिवहन और व्यापार, परिवहन तो चार ही प्रकार के हो गए आपके, जो है रेल है, सड़क है, वायु है और जल है। इस परिवहन का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार कैसे, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हो रही है। बस्तियां, वही सेम चीज यहां पर भी पढ़ेंगे। क्षेत्रीय विकास कैसे होता है कि जरूरी नहीं है कि एक देश का जो विकास हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में नहर लगेगा तो जरूरी नहीं है कि नहर बनाने से झारखंड को भी फायदा होगा। झारखंड में कुआं बनाना चाहिए, डोभा होना चाहिए। तो अलग अलग जगह का क्षेत्रीय विकास की अलग अलग पॉलिसीज होनी चाहिए आपकी। उसी ढंग से झारखंड का भूगोल, तो झारखंड का भूगोल में सेम एट इज वही पढ़ेंगे जो हमने भारत का भूगोल में पढ़ा है। और विश्व का भूगोल यहाँ जो है मूल रूप से पढ़ना है कि विकसित देशों को कुछ और कुछ विकासशील देशों में कि आखिर उनकी ट्रेंडिंग क्या रही है, वो कैसे विकसित हुए हैं या फिर उनकी स्थिति क्या है ज्योग्राफिकल, उन सबको पक्षों को पढ़ेंगे। ये भी बड़ा मजेदार सेशन होगा आपका। और लास्ट में आपका भौगोलिक विश्लेषण की तकनीक, तो भौगोलिक विश्लेषण में मानचित्रण, 11th की एनसीईआरटी आप लोग जरूर ले लीजिए अभी से, उसमें मानचित्रण को पढ़ेंगे, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे, कैसे चित्रों को बनाता है, कैसे रिमोट सेंसिंग से जो आंकड़े आते हैं उसको जीआईएस के माध्यम से कैसे बूस्टअप करके आज के वक्त में कृषि के आंकड़े निकाले जा रहे हैं, जंगलों के आंकड़े निकाले जा रहे हैं, कहां पर वन में जंगल में आग लग गया उसके आंकड़े निकाले जा रहे हैं। तो तमाम जीआईएस के जो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उस सभी पक्ष को इसमें हम लोग देखेंगे। तो एक बड़ा सेगमेंट है, नो डाउट। इसमें अगर हम लोग बहुत आराम से भी नहीं, बहुत मतलब इसको अगर अच्छे तरीके से चलेंगे तब भी 8 महीने का, ये 7 से 8 महीने का मिनिमम कोर्सेज आपका होगा। तो आप सभी लोग जो है वो जरूर जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। और मैं फिर अगेन आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य ज्योग्राफी की बैच जो स्टार्ट होने वाली है, कब होगी वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, मगर अब बिल्कुल अब स्टार्ट के करीब है आपका, 2, 4, 5, 10 दिनों में मैक्सिमम आपका ये स्टार्ट होगा। तो उससे आप लोग अगर जुड़ेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर 100% कराई जाएगी। तो चलिए आप सब लोग इस सेशन से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।